ठीक है, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अभी हमसे पूछा जाएगा अगर कि जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज की होती है दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास एक, सोचो कि एक हलवाई है, ठीक है। वो हलवाई क्या करता है, रसगुल्ले बेचता है, ठीक है। उसके डब्बे में रसगुल्ले, एक रसगुल्ले का दाम है ₹10। इस हलवाई के पास इसके अलावा कोई दूसरा इनकम का सोर्स नहीं है, ये सिर्फ रसगुल्ले बेचता है। अब क्या होगा अगर ये रसगुल्ले बेचता है, वो अगर रसगुल्ले से आए हुए पैसे को अगर वो काउंट करे तो वो क्या देखेगा कि उसके पास जो टोटल अमाउंट होगा रसगुल्ले बेच करके, या तो वो ₹100 होगा, क्या वो, या वो ₹150 होगा अगर एक रसगुल्ले का दाम ₹10 है, या तो वो ₹200 होगा। क्या उसके पास ₹65 हो सकते, उसके पास रसगुल्ले के अलावा कहीं से कोई पैसे नहीं आ रहे और उसके पास पहले पैसे थे भी नहीं। तो मुझे बताओ क्या उसके पास ₹65 हो सकता है अगर वो एक रसगुल्ला दस रुपए का बेचता है तो यहाँ पर क्लियर एक बात है कि उसके पास ₹65 तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक रसगुल्ले का दाम अगर ₹10 है तो ऐसा तो है नहीं कि वो 6.5 रसगुल्ला बेचा होगा। क्लियर। तो उसके पास ₹65 तो हो नहीं सकते। उसके पास जो भी अमाउंट होगा वो मल्टीपल ऑफ 10 में होगा। क्लियर। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि उसके पास जो भी अमाउंट होगा वो मल्टीपल ऑफ 10 में होगा, 100, 150, 200 ऐसा। इन द सेम वे नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है नेचर का सबसे छोटा चार्ज। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? ओके। तो नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन ई का होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब हमको नेचर में जितने भी चार्ज मिलेंगे वो क्या होंगे, इसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, Q इक्वल्स टू एन ई। दैट इज अगर हम नेचर में सबसे छोटा चार्ज ये वाला है तो हमें कितने चार्ज मिल सकते हैं, हमें मिल सकता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हमें मिल सकता है इसका डबल 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। हमें मिल सकता है 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका डबल, इसका ट्रिपल, हमें मिल सकता है 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम। इस तरह के चार्ज हमको नेचर में मिल सकते हैं। अगर हमसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या नेचर में हमें 8.0 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो हमने क्या किया, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 8 को डिवाइड करो 6.1 से तो 5 बचेगा, तो ये चार्ज हो सकता है नेचर। अगर हमसे ऐसा पूछा जाए क्या नेचर में ये चार्ज मिल सकता है जो मैं लिख रहा हूँ, 5 इंटू 10⁻19 कूलम, बताओ मेरे को यस या नो, क्या ये चार्ज मिल सकता है अपने को नेचर में? ओके, वेरी गुड। नहीं मिल सकता बिकॉज अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया ना, इस नंबर से डिवाइड करना, ठीक है,
तो मुझे आंसर जो है इंटीजर नहीं मिलेगा। क्लियर? तो यही हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये चार्ज नेचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल उस चार्ज को इस नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर हमारा आंसर इंटीजर आता है जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा कोई इंटीजर आता है तो वो हो सकता है, और अगर वो इंटीजर नहीं आता है तो वो चार्ज नेचर में हमको नहीं मिल सकता। क्लियर होगी बात? सो दिस इज ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो अभी मैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड को मैं कैसे लिखूंगा, देखो थर्ड पॉइंट को, चार्ज इज क्वांटाइज्ड it means that charges are occurring, the charges occurring in nature are in the integral multiple of charge of electron. That is Q equals to plus minus NP. ठीक है, ये अगर क्वेश्चन अगर आता है व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इतना तुमको लिख करके एग्जाम में आना, एक मार्क तुमको पूरे का पूरे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी पढ़ते चार्ज की, वो जो मैंने लिखा था ना वो पूरा एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, नेक्स्ट एंड अभी अगर कुछ इश्यू अगर होता भी है, ठीक है, तो वरी नहीं करने का, बिकॉज मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग मैंने चालू रखी है, तो मैं ना तुमको पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। ठीक है, और अगर कुछ भी वहां पे इश्यू होता है ना, ठीक है, मैं यूट्यूब पे डाल करके तुमको लिंक भेज दूंगा, तुम वहां पे जाके वीडियो को भी देख सकते हो, और कोई भी डाउट अगर वीडियो में मिलता है ना अगर, तो वहां पे क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे को जहां पे भी डाउट है वहां पे एक ऐसा मार्कर से अंडरलाइन कर देना और मेरे को भेज देना। ठीक है, मैं तुम्हारा ऑन द स्पॉट उस समय डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर कोई नेटवर्क इश्यू होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सारी की सारी रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब चैनल में मैं डालता चला जाता हूँ। ठीक है, ताकि तुमको कोई भी डाउट हो तो वहां पे जाके पढ़ सकते हो। नेटवर्क इश्यू, बिकॉज बच्चों को आता है नेटवर्क इश्यू, ठीक है, तो लेकिन डाउनलोड करके जब देखोगे तो कोई बफरिंग भी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाहर से कोई चार्ज अंदर आ नहीं सकता, अंदर से कोई चार्ज बाहर जा नहीं सकता। अब मान लो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है ऐसा 2 कूलम, 3 कूलम और यहाँ 5 कूलम है। अचानक से इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे 2 कूलम के बदले चार्ज हो जाता है 1 कूलम, 3 कूलम के बदले बन जाता है यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 कूलम का कितना बन जाता है, 1 कूलम बन जाता है, 3 कूलम को बन जाता है -1 कूलम, और 5 कूलम कितना बन जाएगा, तो पता नहीं एक्स निकालना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जितना चार्ज पहले था, पहले कितना चार्ज था, 2 3 और 5, तो पहले था 2 + 3 + 5, बाद में कितना चार्ज हो जाएगा, 1 - 1, और ये कितना हो जाएगा, 5 वाला एक्स हो जाएगा। तो बताओ ये चार्ज एक्स कितना हो जाएगा, तो हमने क्या किया, इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज, ये कितना हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 10, मतलब ये वाला चार्ज कितना बन जाएगा, 10 कूलम बन जाएगा। तो ये हमें कहाँ से ये चीज हमने निकाली फॉर्मूले को, बाय दिस कंसेप्ट दैट
कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो पहले होगा वो बाद में भी होता है। पहले पहले कितना था 10, तो बाद में भी कितना होगा, वो 10 ही रहेगा। भले आप एक दो चेंज कर जाए लेकिन टोटल कितना रहेगा जो पहले था। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको मैं लिख देता हूं, इसको नोट कर जाना अकॉर्डिंग टू इट इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जहां पे चार्ज ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी फोर्थ होगी, इसको नोट कर जाना है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा इसको लोग एज इट इज लिख करके आ जाएंगे। और इस एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट आने वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो ये वाली है। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जो चारों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इसलिए ये वाली अच्छे से याद कर जाना। उसके बाद आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फिफ्थ वाली, चार्ज कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट मास। मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, मास भी होता है। तो कहीं पर मास अगर होगा तभी वहां पे चार्ज होगा। लेकिन हाँ, उल्टा सही नहीं है। मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। जैसे हम और तुम मास है, हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, हमारे पास मास तो है, लेकिन चार्ज होने के लिए वहां पे मैटर मैटर होना जरूरी है। ऐसे वैक्यूम में चार्ज नहीं हो सकता, वैक्यूम में चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होगी। तो चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, however mass can exist without charge। देखो यहाँ पे क्या है कि चार्ज जो है ना वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसका मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, ठीक है, तो वहां पे चार्ज होता है। सोचो ना, कोई चीज मैटर, मैटर समझ में आता है, मैटर मतलब कोई मटेरियल, वहां पे मटेरियल होगा तभी चार्ज होगा। मान लो एक एक बॉक्स है, खाली है, पूरा खाली है, यहाँ पे चार्ज हो ही नहीं सकता। चार्ज होने के लिए वहां पे कोई पार्टिकल, वहां पे कोई मैटर कुछ होना कंपलसरी है। ठीक है, चार्ज का एग्जिस्टेंस विदाउट मास नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। ओके, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद देखो एक्चुअली आइंस्टाइन ने ऐसा बोला था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कि जो मास होता है ना किसी बॉडी का, जैसे जो मास का फॉर्मूला होता है वो होता है √1 - v² / c²। ये ऐसा आइंस्टाइन ने दिया था, गिवन बाय आइंस्टाइन। ये वाला फॉर्मूला हमारे सिलेबस पे नहीं है,
ही बोला गया कोई मास अगर होता है ना, ठीक है, तो जब वो बहुत तेजी से भागता है, कोई मास है मान लो, ठीक है, बहुत तेजी से अगर ऐसे ऐसे तेजी से भागे, सर से भागेगा, ठीक है, तो क्या होता है, उसके तेजी से भागने से क्या होता है, उसका जो मास होता है चेंज कर जाता है। ये चीजें हमको अपने सिलेबस में नहीं पढ़नी है, लेकिन ऐसा होता है मास के साथ, ठीक है। एट हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड होती है लाइट किसी भी चीज की, 10,000, 20,000, 50,000 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा स्पीड, तो उस बॉडी का मास क्या होता है, वो स्पीड के साथ चेंज करता है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द चार्ज, value of charge does not change with speed, ठीक है, तो ये ऐसा, बट चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं करता है, मास चेंज कर सकता है, दो मास चेंज। आई के मेरी बात समझ में, बोलो हजारा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? बोलो हाला, हो गया क्लियर ये? नहीं हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर वो ट्रेवल करती है तो उसका मास क्या होता है, चेंज करता है, ठीक है। ये तुमको याद ही कर जाना, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं है ये फॉर्मूला, इसलिए समझने में दिक्कत होगी। बाकी ये लाइन तुम याद कर जाओ, वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड, खाली इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज लर्न कर जाओ, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो आता है ग्रेजुएशन में आता है, तो हमको भी जब पढ़ना ही नहीं तो क्यों सीखे इसको, ठीक है। बुक में लिखा हुआ खाली ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये जो पूरे के पूरे जो स्टडी करेंगे ना, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा का पूरा जो आप पढ़ेंगे, ये इसमें 3 टॉपिक आते हैं, ठीक है। एक हम स्टडी करेंगे, 3 कैटेगरी बांटा गया, चार्ज एट रेस्ट, वो चार्ज जो रुका हुआ होता है, ये चार्ज एट रेस्ट, कोई चार्ज है रुका हुआ, मूव नहीं कर रहा, उसकी पढ़ाई होती है कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 में, ठीक है, जो स्टडी करेंगे। उसके बाद एक पढ़ाई करनी है चार्ज, ये हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसकी उसकी बातें बता रहा हूं, चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक चार्ज जो है ना, वो इक्वल 1 मीटर में, 1 मीटर गया 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर गया 1 सेकंड में, ऐसे ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। इसकी स्टडी आती जो हम करते ना, वो करते इलेक्ट्रिक करंट में, इसकी स्टडी हम करते हैं मैग्नेटिज्म में। देखो चार्ज चैप्टर इतना बड़ा है कि इसकी पढ़ाई 12th में 4 से 5 महीने चलती है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये चार्ज। हमने चार्ज की पढ़ाई को कैसे कैसे बांटा है, रेस्ट वाले चार्ज को पढ़ते हैं, चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, और हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं चार्ज मूविंग विथ एक्सेलरेशन। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है और उसकी स्पीड अगर बढ़ती चली जा रही है, 1 सेकंड में गया 1 मीटर, ठीक है, फिर गया 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर गया 1 सेकंड में 3 मीटर, ऐसे बढ़ रही है,
तो वो जो चार्ज की जो स्टडी होती है ना, वो स्टडी करते हैं हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, जो आपको पढ़ना है चार्ट के बारे में। अब 3 पार्ट पे डिवाइड कर देंगे, वहां वहां पे हम जाकर के पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे ये टॉपिक आते चले जाएंगे मैं तुम्हें पढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये अपने को आ गया। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी लगभग 1 महीना जो पढ़ेंगे हम लोग, वो ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। 1 महीना नहीं, 15 दिन, 15-20 दिन पढ़ेंगे इसको। फिर ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे पढ़ाई होगी, ठीक है। समझ में आया क्रिया, क्या क्या पढ़ना आपने को। अब आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि अभी देखो, अब जो 11th क्लास का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमारे क्लास 12 का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या बताया गया है कि मान लो कोई दो चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। यहाँ पे दो चार्ज है, ठीक है, Q1 और Q2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा, और ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा। ये हो गया फोर्स ऑन टू बाय वन। ये लिखने का तरीका होता है, कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिखते हैं, व्हाट इज F21, तो फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू बाय वन, इसको हम क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। फोर्स ऑन 2/1, F12 मतलब फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा गया है कि ये जो फोर्स होता है ना, ठीक है, ये फोर्स किसके भी कैसा लग रहा है, फोर्स लग रहा है दो अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। देखो ये इस पे लग रहा है, तो इस पे लग रहा है। और हम क्या देखेंगे कि ये फोर्स जो लग रहा है ना, ये हमने अगर यहाँ पे चार्ज इक्वल मास का लिया, अगर हमने यहाँ पे मास को रखा 1 kg, दोनों का, दोनों का मास लिया सेम, तो हम देखते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन भी जो है वो सेम आता है। ए भी कैसा आता है, सेम आता है। अगर एक्सेलरेशन भी सेम है, मास अगर सेम है, तो एक्सेलरेशन भी सेम है, मतलब फोर्स कैसा लग रहा है दोनों के ऊपर, सेम लग रहा है। तो ये फोर्स की जो वैल्यू होगी ना F21, दिस इज इक्वल्स टू F12। F1 फोर्स की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। तो आपसे पूछा गया कूलम्स लॉ बताओ, प्रॉपर्टीज क्या होती है फोर्स की। प्रॉपर्टी क्या होती है फोर्स की, तो पहला प्रॉपर्टी, दे एक्ट ऑन, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। पहला पॉइंट देखो, इस पे लग रहा था, इस पे लग रहा था। सेकेंड, दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड, वैल्यू सेम होती है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। ये इधर भागेगा, तो इधर भागेगा, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है ना, उल्टा उल्टा भाग रहा है। फोर्स इस पे अगर 10 लग रहा है, तो इस पे भी कितना लग रहा होगा, 10 लग रहा होगा, तो इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। क्या दोनों फोर्स एक ही चार्ज पे लग रहा है, नहीं, ये वाला इस पे लग रहा है, तो ये वाला फोर्स इस पे लग रहा है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। ये दो प्रॉपर्टी होगी फोर्स के बारे में, जो कि अब इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब जो फोर्स चार्ज पे लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे अब देखते हैं कि ये जो फोर्स वो रखते हैं ना इसके ऊपर, ये फोर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज होती है।
हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दो चार्ज है ना, ये ऐसे भागते, कैसे भागते हैं, ऐसे भागते, ऐसे जाएंगे और ये ऐसे जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि ये एक ऐसे भाग रहा है दूसरा ऐसे भाग रहा है। एक, अगर ये ऐसे भाग रहे हैं तो हम एक प्रॉपर्टी और बोल सकते हैं फोर्स की, वो क्या है, दे एक्ट दे एक्ट along the line joining the charge। ये कैसे, देखो ये लाइन जॉइनिंग चार्ज हो गया ना, इसकी अलोंग लगता है ऐसे ऐसे। आई बात समझ में? तीनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए, बोलो हाँ ना। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? ओके चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे देखो, ये अब ऐसा बोलेंगे यहाँ पे कि जो फोर्स होते हैं ना, जो पहले दो पॉइंट थे फर्स्ट और सेकेंड, उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जो पहले इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, तो उसको पहले दो पॉइंट से ये कह सकते हैं दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। कि न्यूटन्स थर्ड लॉ तो यही कहता था ना, इक्वल होता है फोर्स, अपोजिट होता है, अलग अलग बॉडी पे लगता है। तो उस दोनों पॉइंट की हम एक सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है। और थर्ड पॉइंट से क्या हो सकता है कि जो अलोंग द लाइन होता है उसके लिए हम कह सकते हैं दे आर द फोर्सेज आर सेंट्रली रीच। ये जो मैंने पहले बात बताई है ना, ये वही चीज रिपीट है, लेकिन उसके लिए थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हो गए और कुछ नहीं है। तो अगर प्रॉपर्टी ऑफ फोर्सेज अगर आ जाती है, तुमने तीन पॉइंट के बदले अगर ये दो पॉइंट लिख दिया शॉर्ट में, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे देखो, ये जो फोर्स तो लगता है ना चार्ज के बीच में, अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं हम लोग। तो ऐसा देखा गया है कि फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू एफ। फोर्स इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो ये जो फोर्स होता है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। मान लो अगर ये दो चार्ज है, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, जितनी ज्यादा इनकी मल्टीप्लाइड वैल्यू होगी फोर्स उसके बीच में, उतना ज्यादा लगेगा। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितनी ज्यादा इनकी दूरी होती है, ठीक है, फोर्स उतना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, 2 टाइम्स, फोर्स हो जाता है 1/4 टाइम्स। अगर हमने डिस्टेंस को कर दिया 3 टाइम्स, तो फोर्स हो जाता है 1/9 टाइम्स। ठीक है। अगर मुझे बताओ, अगर डिस्टेंस हो जाएगा 5 टाइम्स, तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा बताओ। अगर आर को आपने 5 गुना कर दिया, तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा बताओ, चैट बॉक्स पे। 2 का 1/4 हो रहा है, 3 का 1/9 हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर पे है ना, तो बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 1/25 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि फोर्स इज इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। अब यहां से हमने क्या बोला,
तो यहाँ से हमने क्या बोला कि इसको कंबाइन कर दिया, ऐसा लिख दिया, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किसका एक्सप्रेशन हो गया, फोर्स का। ठीक है, ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे के क्या, के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, कोई कोई भी कांस्टेंट होगा, के की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ के इज 9 × 10⁹। ठीक है, देखो इसकी के की वैल्यू इतनी होती है, बहुत बड़ी होती है के की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और यूनिट क्या होगा देखो तो, के के लिए अगर यूनिट की बात करें तो के क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर। देखो तो के की यूनिट निकालिए तो आर स्क्वायर को ऊपर भेज दो, Q1 Q2 को नीचे भेज दो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे में कूलम हो जाएगा ना, कूलम रेज टू -2। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ के हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा के की वैल्यू हो गई, जो कि पता होनी चाहिए। ये पूरे में कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस कूलम लॉ को लिखने के लिए अगर आएगा तो इसको ऐसा लिख कर के आएगी हम लोग। समझ आया बोलो, है यार? क्या समझ में नहीं आया बोलो इसमें? फोर्स, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। अरे सिंपल है, देखो मान लो दो चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, ये दो चार्ज के जो बीच में फोर्स लगता है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ दो चार्ज, मल्टीप्लाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर हमने यहाँ पे दो चार्ज लिया, यहाँ पे चार चार्ज लिया, मल्टीप्लाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। किस केस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो आंसर है ये वाले केस में ना, जितनी ज्यादा दो चार्ज की मल्टीप्लाइड वैल्यू होगी, उनके बीच में फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। यही तो लिखा है मैंने, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जितना ज्यादा चार्ज की मल्टीप्लाइड वैल्यू होगी, फोर्स कैसा लगेगा, उतना ज्यादा। मुझे बताओ, यहाँ पे दो चार्ज है, 1 2, केस 1। ठीक है, यहाँ पे दो चार्ज है, 2 और 1/2। ठीक है, दो चार्ज है, किस केस पे फोर्स ज्यादा लगेगा बताओ मेरे को जरा सा, फर्स्ट केस की सेकंड केस? दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इसको और इसको इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ कि फर्स्ट केस पे फोर्स ज्यादा है कि सेकंड केस पे फोर्स ज्यादा है, डिस्टेंस सेम दिया है, बताओ, सोच के बताओ। किस केस पे दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाइड वैल्यू किस पे ज्यादा आ रही है, इक्वल है दोनों में। ये इक्वल नहीं होगा, देखो कैसे, 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया ना, 2 × 1/2 क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गए तो 1 बचा ना। यहाँ पे मल्टीप्लाइड वैल्यू बड़ी है, यहाँ छोटी है, यहाँ फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ फोर्स कम होगा। मल्टीप्लाई करके देखो ना, 1 × 2 2 होता है, 2 × 1/2 1 होता है, तो 2 बड़ा हुआ ना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, हाँ यारा? चार्ज को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, बोलो हाँ यारा, समझ आया कि नहीं आया? ओके, ठीक है, ये पहला पार्ट था। ठीक है, दूसरा पार्ट, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, दो चार्ज है नजदीक है, वही चार्ज को दूर कर दो, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, याद रखना इस चीज को। और अभी तुमने खुद से आंसर दिया, डिस्टेंस को डबल करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा लेस, ट्रिपल करेंगे तो 9 टाइम्स लेस हो जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो 16 टाइम्स लेस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स क्या हो जाता है,
उतने स्क्वायर टाइम्स लेस हो जाते हैं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? दोनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? ओके, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा लिखते हैं हम लोग, फोर्स इसके भी प्रोपोर्शनल है। अच्छा, फोर्स इसकी भी प्रोपोर्शनल, फोर्स इसकी भी प्रोपोर्शनल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आ गया। दोनों को कंबाइन कर दिया ना। इस ये रूल होता है कंबाइन करने का। मान लो अगर एक चीज इसके प्रोपोर्शनल है इसके, तो कंबाइन करके वैसा लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनल साइड जब हटाते हैं तो वहां पे लिख सकते हैं इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो आया कि यार समझ में? यहाँ पे के क्या कोई कांस्टेंट है? या के क्या है? कांस्टेंट है। इस के की वैल्यू निकाली गई है तो वो आती है 9 आती है। ये नंबर याद रखिए, इसको याद कर जाना, इसमें तुमको कुछ समझने का नहीं है। और के का यूनिट क्या हो जाएगा? के का यूनिट हो जाएगा, एफ का न्यूटन होता है, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कूलम रेज़ टू -2। ये हो जाएगा के का वैल्यू। ये तुमको ना वैल्यू एज इट इज याद कर जानी है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। और ये तुम के की यूनिट खुद से निकाल सकते हो। कैसे? लिखो एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2 इक्वल्स टू के। अब एफ क्या? एफ तो न्यूटन है। आर क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्यू का मैंने बताया था कूलम होता है। तो कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज़ टू -2। आया कि नहीं आया समझ? बोलो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला लिखो, तो इतना लिख करके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आगे समझ में अच्छे से तुमको कोई दिक्कत नहीं है? इसको एज कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है जो मैंने बताया, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, दो चार्ज के बीच में ये जो फोर्स लगता है उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस के की वैल्यू याद कर जानी है। ठीक है, के इक्वल्स टू क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ आ गई बात? तो ये हमारा हो गया आज कूलम लॉ के बारे में सीखी है। ठीक है, हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा तुमको। ठीक है, जितना पढ़ाया है ना उसको घर में बैठ के अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है याद कर जाना। कूलम लॉ जो लिखा है ना मैंने, ये वाला फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना एक बार अच्छे से, उसको याद कर जाना। ठीक है, इतना तुमको अच्छे से कर जाना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में करा देता हूँ आज, उसके बाद फिर क्लास खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज? बिटवीन टू चार्ज placed 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, दो चार्ज को रखा गया 1 मीटर के गैप पे, उनपे कम से कम फोर्स कितना हो सकता है? देखो, कम से कम फोर्स होने के लिए चार्ज की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? कम से कम 1 मीटर दूरी पे चार्ज है, दो चार्ज है, कम से कम फोर्स होने के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो मिनिमम चार्ज क्या होता है नेचर का? 1.6 इंटू, ये मिनिमम चार्ज होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया?
कम से कम फोर्स के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और कम से कम चार्ज तो इतना होता है, मैंने शुरू में बताया था। तो देयरफॉर मिनिमम फोर्स क्या होगा, k, दैट इज 9 into 10⁻⁹ Q1 क्या है 1.6 into 10⁻⁻30 into Q2 भी इतना ही लेंगे, क्योंकि कम से कम फोर्स है तो चार्ज भी कम से कम होना चाहिए। बाय डिस्टेंस कितना बोला गया, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 9 into 1.6 into 1.6 into 10⁻, जब ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा वायरस। ये पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक ये छोड़ो अभी, ये तो कैलकुलेशन है, बताओ क्या, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। मिनिमम फोर्स के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम चार्ज इतना होता है, ठीक है। तो अब यही वैल्यू क्यों यूज की है, बिकॉज क्या मांगा गया, मिनिमम फोर्स मांगा गया, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बोलो हाँ यार। ओके चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इंटू 1.6 इंटू 1 इंटू, अब देखो ये पावर को जब ऐड करेंगे तो -19 -19 -38, ये -27, ये था, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो बस आंसर हो जाएगा। 1.6 इंटू 1.6 हो जाएगा 2.56, 2.56 इंटू 9 कर देंगे 45, 053, 18, 23, 23.04 इंटू 10⁻⁻27 kg न्यूटन, सॉरी ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻36, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इसको बस नोट कर जाओ, ठीक है। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, पावर ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, कुछ नहीं। क्लियर हो गया, ये सब अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ओके ठीक है, तो मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास ना इसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है ना व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं, जो भी आज मैंने पढ़ाया है। कोई भी डाउट होगा तो फिर से उसको तुम रेफर कर सकते हो, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा जब वीडियो पढ़ोगे तो देखोगे तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। अभी मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेगी, आज पहली क्लास है, ठीक है। चलो बाय। ओके बाय।